हेलो सभी को नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी शुरू करता हूँ मैं कुछ पंक्तियों के साथ हमारी आज की क्लास को कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादां, कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ ए नादान। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफ़ान बाकी है, बाहर उतना तूफ़ान बाकी है। आप में उस पढ़ाई का तूफ़ान वो आपके दिल में जगाना होगा और दिल खोल के मेहनत करनी होगी, तभी हम पूरे आसमान को छू सकते हैं। हमने जो मंजिल बना रखी है उस मंजिल को हम छू सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरजमल राठौड़, आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन लाजवाब सेशन लेके आया हूँ जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 SST लेवल सेकंड क्रैक रीट इट 2020, यानी जो हमारी आने वाली जो रीट है उसको हमें क्रैक करना है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, CDP बाल मनोविज्ञान को हम पढ़ने वाले हैं। इसके हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट 30 क्वेश्चन हम CDP के पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भाषा फर्स्ट के रूप में हमने अगर हिंदी को चुना है तो 30 क्वेश्चन उसके हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में अगर हमने सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत चुनी है तो उसके भी 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और SST के हम 60 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूं, कुल मिलाकर तो हम 150 क्वेश्चनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाइए और नॉन स्टॉप 150 क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़िए। बेहद आपके काम के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज का हमारा सेशन। आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और अपने मित्रों को भी इस क्लास से जोड़ देना ताकि वो इस कक्षा का मित्र आनंद उठा सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम CDP को हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। और उसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 30 प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इधर कि निम्नलिखित में से सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। सीखने यानी लर्निंग प्रोसेस के लिए हमें अभिप्रेरित करे, उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। पहला है दंड का भय। ये तो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। दंड के भय से हम सिखा नहीं सकते किसी को। केवल पुरस्कार का लोभ देकर भी हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। यह बताना कि प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये बात बिल्कुल थोड़ी जचती है, लेकिन ये भी कोई ज़रूर नहीं है कि बच्चा हम ये कहें कि ये प्रकरण आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बच्चा उसको लर्न कर पाए। अगला टॉपिक आपका बिंदु क्या है, बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। हाँ, वास्तव में जब हमारी अब मनोविज्ञान या बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो बाल विकास हमारा ये कहता है कि बच्चों को व्यवहार का ज्ञान दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में हमारा जो मनोविज्ञान है वो है व्यवहार का ज्ञान। तभी तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को अनुभवों के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो वो बच्चा है वो सीखने के लिए भी प्रेरित होगा और बच्चा है वो सीखेगा। पहला क्वेश्चन के लिए चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा नियम है, थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने की किस नियम से होती है। तो हम थॉर्नडाइक के जो नियम पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक के जो नियम हम पढ़ते हैं
उन नियमों में ये आता है। उसके जो अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, उपयोग का नियम है, आदि जो 4 नियम हैं, देखिए उनमें से आपको यह बताना है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, किसी को सिखाने तक ले जा सकते हैं हम, लेकिन वो कितना सीख पा रहा है ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे घोड़े का इधर उदाहरण दिया है, तो वो होता है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम की बात यहाँ पर की गई है। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात यहाँ से करूँ तो है निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। नीचे दिए गए ऑप्शनों में हमें खेल विधि का जो उदाहरण है उसको हमें छांटना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और शिक्षण पर सामाजिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपके जो ये ऑप्शन है कि शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। शिक्षण की जो खेल विधि होती है जिसमें विकास और वृद्धि से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उस पर ये आधारित है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण है वो खेल विधि पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, बच्चों के बौद्धिक विकास पर 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो जब बच्चों के जो बौद्धिक विकास की बात आती है तो हमें जीन पियाजे के नाम है वो सबसे अधिक सुझाव देता है। जो बौद्धिक विकास के लिए हम बात करते हैं जिसमें संज्ञानात्मक विकास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 4 सुस्पष्ट स्तर को पहचाना जाता है, ये पहचाना गया था जीन पियाजे द्वारा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? थोड़ा सा मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूं कि औपचारिक शिक्षा है क्या। तो औपचारिक शिक्षा से हमारा तात्पर्य है फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल एजुकेशन हम इसको कह सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है एक निश्चित जगह, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित व्यवस्था पर जो शिक्षा दी जाती है उसे हम फॉर्मल एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। तो हमारा जो परिवार है वो एक इनफॉर्मल शिक्षा का आधार है, जहाँ पर हर क्षण, हर समय, हर व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखने को यहाँ से मिल जाता है। जो विद्यालय की शिक्षा होती है वो औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो स्कूलिंग हम कहते हैं वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। छठे क्वेश्चन की अगर बात करी जाए कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया? बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए एक दिया गया खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो यहाँ पर जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको परिभाषित करने के लिए हमें विद्यालय एवं कक्षा में सबसे ज़्यादा है वो परिभाषित वहाँ से किया जा सकता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक बच्चों को अगर अधिगम प्रक्रम में जो उनकी प्रक्रिया है उसमें अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अगर अल्पसंख्यक बच्चों में जो उनकी भूमिका है वो निषेधात्मक हो जाएगी तो बच्चा है वो लर्निंग प्रोसेस से कुछ भी सीख नहीं पाएगा, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल धीमा हो जाएगा। उसके बाद में अग्र सक्रिय होनी चाहिए। संवेदनात्मक उसके लिए हो सकता है लेकिन उसके लिए उपयुक्त परिभाषिक शब्दावली है वो अग्र है। उदासीन बिल्कुल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पहला और चौथा ऑप्शन तो यहाँ से बिल्कुल कट्टी हो जाता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल इसके लिए राइट होगा।
बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक, उनके बच्चों के जो संवेग है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। बच्चों में संवेगात्मक जो समायोजन प्रभावी होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा कक्ष में होता है, अनुशासन में होता है, या उपरोक्त से भी। हाँ बिल्कुल राइट, ये उपरोक्त से भी है। अगर बच्चे में कोई संवेगात्मक समायोजन होगा तो उसका व्यक्तित्व निर्माण भी होगा, कक्षा कक्ष में शिक्षण में भी होगा और अनुशासन में होगा। तीनों ही बात बिल्कुल यहाँ से राइट होगी और ये उपरोक्त से भी है उसके लिए बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। तो ये आपने देखा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन क्या है? अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार आकार की दृष्टि में वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, उक्त कथन सत्य है या असत्य है? तो ये चीज़ें हमें बतानी है। अभिवृद्धि में शरीर और शारीरिक जो अंग है उसमें भार और आकार में वृद्धि हो जाना, शरीर के अंग भी थोड़े चौड़े हो जाना, उनका आकार में वृद्धि हो जाना, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, बिल्कुल राइट है। यहाँ से सत्य कथन हो जाएगा। यहाँ से यही अभिवृद्धि होती है। विकास एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चा कितना मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है वो विकास होता है। अभिवृद्धि का मतलब यहाँ पर फैलना। ये तो देखिए किस तरीके से है, वो इस तरीके से चौड़ा हो जाता है फिर कमज़ोर हो जाता है, ये तो क्या अभिवृद्धि के संदर्भ में आता है। लेकिन विकास होता है वो एक मानसिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो आपको वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती। 4 ऑप्शन आपको मिला है। पहला ऑप्शन है वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती। सीमा तो होती है, ये ऑप्शन यहाँ से गलत है। विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। वृद्धि है वो विकास को प्रभावित करती है, विकास वृद्धि को प्रभावित करता है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द है। वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि जब सीखने के लिए तैयार हो तब भी सिखाया जाए तो सीखना अच्छा होता है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? वास्तव में थॉर्नडाइक का ये जो नियम है, थॉर्नडाइक का जो ये कथन है बिल्कुल सही है कि बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार है और उस समय अगर सिखाया जाए तो वह सीख जाएगा। जिस प्रकार से होता है ना कि एक लोहार है, वो कोई लोहा गर्म होता है, उसके ऊपर जैसे भी वो मारता है तो लोहे को जो भी आकार है वो दिया जा सकता है। अर्थात वो लोहा गर्म होता है और उसके ऊपर जैसे ये तोड़ा मारा जाएगा तो लोहा जिस भी शेप में लेना चाहोगे वो आ जाएगा। उसी प्रकार से जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तो उसको सिखाया जाए तो वह भी है वो अपने हिसाब से हम सिखा सकते हैं। तो यह जो नियम है वो कौन से नियमों पर आधारित है? तो अभ्यास का नियम अभी हम पढ़ के हैं, ये वाला नहीं है। तत्परता का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम। लेकिन ये नियम काम करता है आपका तत्परता के नियम पर। जब सीखने के लिए तैयार हो तो उसे सिखाया जाए तो तत्परता का नियम उसमें लग जाता है। कॉलर ने निष्कर्ष निकाला। कॉलर ने क्या निष्कर्ष निकाला है उसकी बात अगर करूं, ठीक है। और सीखना सूझ के कारण होता है, प्रयास के कारण। प्रयास की बात हम करेंगे तो ये थॉर्नडाइक की बात आती है। वातावरण पर निर्भर करता है, ये भी कोई ज़रूर नहीं है। सीखने की अनुक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अनुक्रिया का जो शब्द आता है वो पावलोव के अनुसार आता है और ये बात आती है थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है। लेकिन हमें कॉलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का जो अपना नियम दिया है उसमें कहा है कि सीखना है वो सूझ के कारण होता है। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ से वो यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा मैं। पावलोव का नाम आता है यहाँ पर, जिन्होंने कुत्ते पर आविष्कार किया था, घंटी बजाई थी, लार आई और खाना दिया। इस तरीके से जो प्रोसेस है उन्होंने किया था। क्वेश्चन क्या है? पावलोव ने, ठीक है, पावलोव थे वे रूस के थे। पावलोव थे वो रूस के थे और उन्होंने किसके ऊपर अपना किया? कुत्ते पर। अर्थात इसके लिए याद रख सकते हैं कि पावली कुत्ती रूस की, ठीक है। यानी पावलोव थे जिसने कुत्ते पर अपना जो है वो प्रयोग किया और वो रूस के थे। तो पावली कुत्ती रूस की से अपने याद कर सकते हैं। पावलोव ने
पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे जब कुत्ता था, सबसे पहले उस कुत्ते को एक घंटी बजाई, फिर उसको खाना दिखाया गया, फिर कुत्ते के मुंह में लार आई। ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद में सीधा एक आवाज़ यानी घंटी बजाएगी और कुत्ते के मुख में लार आ गई। अर्थात वो इस तरीके से वो ध्वनि उपस्थित करने से जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है, वो मिल जाता है। तो अनुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल रिस्पॉन्स, और उसके बाद में आता है आपका अव्यक्त अनुक्रिया, अदृश्य अनुक्रिया। ये दो चीज़ें तो आपको काट ही देनी है। बात आती है अनअनुबंधित अनुक्रिया, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं होता, वो अनुबंधित है, कंडीशनल है। पहले उसके लिए कंडीशन रखी गई थी। क्या किया गया था? पहले यहाँ पर एक कुत्ते को यहाँ पर बांधा गया था, इधर एक घंटी लटकाई गई थी और इधर एक प्लेट में खाना रखा गया था। जैसे यह कोई व्यक्ति इधर चलकर आता है और यहाँ पर घंटी बजाता है, घंटी बजाने के बाद में वो इस प्लेट को इस कुत्ते के सामने ले जाता है, तो कुत्ते के मुख में क्या आती है? लार आती है। ये प्रोसेस उसने 10 दिन 5 दिन किया, लेकिन उसके बाद में क्या किया? तो मैं बात कर रहा था कि एक कुत्ता है जिसको बांध रखा है और इधर है वो घंटी टांग रखी है। पहले तो हम प्लेट दिखा रहे थे उसको, प्लेट में भोजन था उसके लिए, यानी उसके लिए कोई चालक था। लेकिन उसके बाद में हमने क्या किया? उस प्लेट को वहाँ से हटा दिया और हमने क्या किया? सीधी घंटी बजाई। सीधी घंटी बजाने पर कुत्ते को पता चला कि खाना आएगा और उस चाव में उसके मुख में लार आती है। इस तरीके से ये कहा गया है कि ध्वनि, केवल ध्वनि उपस्थित करने से होने वाली अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया होती है, कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। इसका दूसरा राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं कि व्यक्ति उन मनोदैहिक गुणों को गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा है, व्यक्ति उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? तो आलपोर्ट की ये जो परिभाषा है वो आपको याद रख लेनी है। आलपोर्ट ने यह कहा कि व्यक्ति उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। आलपोर्ट ने यह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विद्यालय में शिक्षक को बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो कथन दिया गया है कि बालकों में शिक्षक विद्यालय में शिक्षक को बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, सहानुभूति व्यवहार रखना। ठीक है, ये चीज़ें तो करनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए हमसे पूछा गया। तो कठोर दंड देकर हम बच्चे को जो सिखाने की बात करते हैं या उसके जो समायोजन की बात करते हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो कठोर दंड देकर बच्चों में जो एडजस्टमेंट है वो हम नहीं फैला सकते हैं। निम्न में से प्रक्षेपण विधि है, रोर्साशाही परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आता है। प्रक्षेपण विधि की बात हम करें तो रोर्साशाही परीक्षण भी है, मरे का प्रसंगात्मक बोध परीक्षण भी है, कैंसल सामेकेतिक इंदु ब्लॉक परीक्षण भी है और उपरोक्त भी, अर्थात तीनों यहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट होगा। प्रक्षेपण विधि में सभी शामिल हो जाती है। बुद्धि के बहुतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो बुद्धि का जो बहुतत्व का सिद्धांत है वो थर्स्टन ने दिया था, उसके प्रतिपादक थे। तो ये आपको वहाँ से याद रख लेना है। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। एक बालक है, चीज़ तो वो असंभव है लेकिन वो कल्पना करता है, वह संकेत है उसकी प्रतिभाशालिता का,
सृजनशीलता का, मंद बुद्धि का, औसत बुद्धि का। सोचिए थोड़ा सा, एक छोटा बालक है, कोई असंभव चीज़ है, उसकी वो कल्पना करता है कि अर्थात वो उसके प्रति सृजनशील है, तो उसमें सृजनशीलता का जो संकेत है वो हमें परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक दृष्टि आदतों का महत्व है। शैक्षिक दृष्टि आदतों का महत्व है, उसकी बात मैं यहाँ से करूँ तो आदत से अधिगम की प्रक्रिया सरल एवं सहज हो जाती है ना, बिल्कुल गलत बात है। आदत से कोई चीज़ है वो प्रक्रिया वो सहज या सरल नहीं हो जाती। बालक के व्यवहार को समझने में आसानी रहती है। बालक का चरित्र निर्माण करती है, बालक का चरित्र निर्माण करती, आदतें होती है वो बालक का जो चरित्र है वो निर्माण करती है। उस बालक में अच्छी आदतें हैं तो वो अच्छा चरित्र बनाएगी, और उसमें बुरी आदतें हैं तो वो बुरा चरित्र बनाएगी, ये क्लियर है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। मूल्यांकन का अर्थ है, तो मूल्यांकन का अर्थ हमें बताना है। मूल्यांकन से मतलब हमारा क्या है, तो एक तो जांचना होता है, एक परखना होता है, एक परीक्षा करना होता है, एक निर्णय देना होता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ है वो निर्णय देना होता है, जांचना नहीं होता है। मूल्यांकन हम उस बच्चे का करते हैं तो उसके ऊपर हम निर्णय देते हैं। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो मापन के लिए आपको विशेषताओं में क्या दिया गया है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है, मापन केवल मात्रात्मक ही होता है, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये विशेषता नहीं होती है। मापन से हम कोई भी भविष्यवाणी है वो नहीं कर सकता। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। क्रियात्मक शोध का कार्य है, क्रियात्मक शोध का कार्य है। परीक्षण में सैद्धांतिक पक्ष का विकास होता है क्रियात्मक शोध से, प्रशिक्षण से व्यवहारिक पक्ष भी मजबूत होता है। ये दोनों ही बात यहाँ से बिल्कुल राइट है। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन। ये सारी चीज़ें अंग है शिक्षण प्रक्रिया के, लेकिन आपको अभिन्न अंग पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन। अगर कोई भी किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो हम उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से लर्निंग प्रोसेस में बदल नहीं पाएंगे। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो ये तो हमें पता ही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत ये बताया गया है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक की सहायता करता है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमें यहाँ से देखना होगा, क्या पूछा गया है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए उसका औचित्य स्थापित करने में, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है बस वो आपका यहाँ पर क्या करता है, सिद्धांतों को समझने में सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। कुछ ऐसी सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों को परिणाम स्वरूप घटित होता है, ये भी सीख व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ये यहाँ से सीखने का जो लक्षण नहीं माना जाता है। ये अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखने की प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है, ये भी बात यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाने वाली है। तो आपसे पूछा गया है कि जो कथन कौन सा नहीं है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना ये आपका कथन है वो यहाँ से शामिल नहीं है। सिद्धांतों के रूप में रचनावाद क्या है। तो 30वें क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ये रचनावाद है।
तो ये वाले 3 ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाने वाले। ये थे आपके CDP के 30 क्वेश्चन जो आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे आशा करता हूँ, और बड़े काम के क्वेश्चन हैं। उसके बाद में हम भाषा फर्स्ट हिंदी के रूप में 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा है प्रश्न 30 से 31 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ध्यान से पढ़ना है हमें ये पद्यांश, और उसके आधार पर हमें 5 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुँह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निजी तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। ये था हमारा पद्यांश, और इस पद्यांश से हमारा ये गद्यांश है, और इस गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता शब्द में समास है। आत्मनिर्भरता समास में बात करें तो हमारा ये तत्पुरुष समास है आत्म पर निर्भर। इसका जब हो जाएगा आत्म यानी खुद पर निर्भर, तो इस तरीके से यहाँ पर जो कारक की विभक्ति आई है वो तत्पुरुष समास में होती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास इनमें से नहीं है। आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको सबसे पहले उपसर्ग को जानना होगा। क्या होता है उपसर्ग? उपसर्ग होता है विकारी शब्दों के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश। विकारी शब्दों के पूर्व में या पहले जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो हमें देखना है यहाँ पर जो भूषण शब्द है, भूषण मूल शब्द है, ठीक है, इसमें आ है वो उपसर्ग जोड़ा गया है, और इस तरीके से दोनों को मिलाने पर शब्द क्या बनाया गया है? आभूषण यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आ उपसर्ग हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। अब देखिए 33वां क्वेश्चन क्या है? जीवन शब्द का विलोम। विलोम शब्द का तात्पर्य है विपरीत शब्द। विलोम शब्द का तात्पर्य क्या है? विपरीत शब्द है। तो विपरीत शब्द हमें लेना है। तो हमें जीवन का विपरीत शब्द क्या करना है? मृत्यु नहीं होगा, जीवन का मृत नहीं होगा, अमर नहीं होगा, मरण होगा। जीवन का क्या होता है? मरण होता है विलोम शब्द। ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ से आपको आ, दीर्घ और दीर्घ ऊ की मात्रा जहाँ से शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर आपको ये तीनों मात्राएं मिलती है। तो वहाँ पर संधि का नियम कौन सा लगता है? दीर्घ स्वर संधि का नियम यहाँ से लगने वाला है। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यहाँ पर आ शब्द आपको बीच में दिखाई दे रहा है, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्व प्लस अवलंबन। इस तरीके से यहाँ पर इस शब्द का जो है वो मीन निकल जाता है, और 2 नंबर की यहाँ पर उत्तर इसका सही हो। आत्मनिर्भरता में आपकी क्या है? संज्ञा है। आत्मनिर्भरता अदृश्य शब्द है, अदृश्य शब्द आपको है, और अदृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे तो वो शब्द क्या होते हैं? लगभग वो होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के होते हैं। आत्मनिर्भरता क्या है? एक आपके जो भाव है, और या फिर आपकी क्या है? ये संज्ञाएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो 36 से 40 तक प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दीजिए। आज मनुष्य समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ समय ऐसे होते हैं जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलते, वर्ण समय को बदल देते हैं।
महात्मा गांधी जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा व सत्य का मार्ग अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी में राजनीतिक गुण ही नहीं वर्ण सामाजिक गुण भी थे। उनमें धार्मिक गुण में भी कुछ भिन्नता थी और वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। सभी धर्मों के लोगों से भाई के रूप में वो प्रेम करते थे। ये जो आपका गद्यांश है उसमें से हमें छांटना है। अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली आपको बताना है क्या है। अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली सत्य और अहिंसा। अगर हमने सत्य और अहिंसा का मार्ग जो अपना रखा है तो वो अस्त्र और शस्त्र से क्या है, शक्तिशाली यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 37वां क्वेश्चन क्या है कि हाथ से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार के लिए वाक्यांश। इस तरीके के क्वेश्चन है वो अधिकांशतः जो आपका एग्ज़ाम होता है उनमें पूछे जाते हैं। तो अगर उनकी बात अगर हम करें तो हाथ से फेंककर चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं जिसे हम शस्त्र कहते हैं। हाथ से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार होते हैं वो शस्त्र होते हैं और हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार क्या होते हैं, अस्त्र होते हैं। इसका यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाक्य सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य होता है आपका मिश्र वाक्य। 3 वाक्य होते हैं। मेरा वाक्य विचार का आप टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ पाओगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक तो प्रधान वाक्य है जो अहिंसा का पुजारी होता है वह, यानी ये कोरिलेटिव वाक्य है, यानी प्रथम वाक्य है जो प्रधान वाक्य, उस पर दूसरा आश्रित वाक्य, अर्थात आश्रित वाक्य किस में होते हैं, मिश्र वाक्य में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 मिश्र वाक्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको शुद्ध शब्द यहाँ से पहचानने हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी किस में से नहीं है? तो इस तरीके का क्वेश्चन रीट परीक्षाओं में या हिंदी की परीक्षाओं में तकरीबन पूछे जाते हैं। तो पहला शब्द है भौगोलिक। तो इसमें मूल शब्द की अगर मैं बात करूं तो भूगोल है और उसके साथ में हमने एक प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बन गया, भौगोलिक। तो ये वाला शब्द तो मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, आपको सही नहीं है, गलत बताना है। राजनीति शब्द है राजनीति और इसके साथ में जब आप एक जोड़ दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, राजनीतिक बन जाता है, न कि राजनीतिक। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद में यहाँ पर राजनीतिक की हम चर्चा कर चुके हैं, ये वाला गलत है। लेकिन राजनीतिज्ञ की बात मैं यहाँ से करूँ तो शब्द आएगा राजनीति के साथ में ज्ञ। ठीक है, दोनों को जोड़ा जाएगा तो शब्द बन जाएगा राजनीतिक। अर्थात पहला भौगोलिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा राजनीतिज्ञ, यहाँ से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। और तीसरे ऑप्शन की अगर बात करी जाएगी राजनीतिक, यहाँ से गलत है। अगर आप हिंदी की परीक्षा दे रहे हो और आपको राजनीतिक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है तो वो वर्तनी की दृष्टि से हमेशा ही अशुद्ध माना जाता है। गांधी जी किसके पुजारी थे? इस गद्यांश के अनुसार आपको ये क्वेश्चन बताना है, गांधी जी किसके पुजारी थे? हमें पता है वो गांधी जी है वो सत्य के पुजारी थे और अहिंसा के पुजारी थे। तो इसका ऑप्शन आपको देख लेना है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। चलो 41 की बात करूँ मैं यहाँ से, तो 41 में क्या है देखिए, 41 में ये पूछा गया है कि मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया। इसका सरल वाक्य बनाओ। यहाँ पर संयुक्त वाक्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाक्य है संयुक्त है, इसको सरल में बदलना है। सरल में बदलने के लिए आपको एक ही कर्ता का प्रयोग यहाँ से करना होगा, एक ही क्रिया का आपको यहाँ पर। मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, इस प्रकार का ये वाक्य बन जाए। मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया, ये वाला वाक्य दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरल से हम संयुक्त बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्रिया को वाक्य में खोजा जाता है। जब हम वाक्य के अंग पढ़ेंगे
और मेरे आप वाक्य विचार के वीडियो पर जाओगे तो वहाँ पर आपको वाक्य के अंग मिलेंगे। आपको कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, और ये प्रश्न एक पक्का आएगा। रेट की बात करूँ मैं तो एक पक्का प्रश्न है वो आने वाला है यहाँ पर। उद्देश्य यहाँ पर वाक्य का कर्ता है वो उद्देश्य होता है, और वाक्य की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? विधेय होती है। तो आपसे क्या पूछा गया? क्रिया को वाक्य में खोजा जाता है तो विधेय के रूप में क्रिया को खोजा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैं चर्चा कर रहा था। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला वाक्य सरल वाक्य होता है, दूसरे वाक्य की बात अगर करूं तो संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरे की बात अगर करी जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है। और आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा। 3 प्रकार के वाक्य यहाँ से आपके हो जाते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो ये जो आपकी कहावत है, लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो आँख का अंधा है नाम नयन सुख, अर्थात जो व्यक्ति के गुण है उसके विपरीत नाम हो जाना, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए वाक्य के अंग, अभी मैं आपको बता रहा था वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो उद्देश्य आपका होता है और दूसरा आपका होता है विधेय। तो वाक्य के 2 प्रकार के अंग होते हैं, उद्देश्य वाक्य का कर्ता, विधेय वाक्य की क्रिया। 2 प्रकार के अंग यहाँ से पाए जाते हैं। 46 में बात करें कि बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? जो बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसकी जांच अगर करनी है तो परीक्षण, मापन, मूल्यांकन या तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन मूल्यांकन द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास की जांच होती है मूल्यांकन विधि द्वारा। आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? एक तो आस्था होगी, श्रद्धा होगी, प्रेम और सहृदयता के गुण हैं, वो किस शिक्षण के दौरान आते हैं? तो रचना कार्यों की भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान करना, या साहित्य का रसास्वादन करना, ये आदि आदि दिए गए हैं। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सद्वृत्तियों का विकास करने से आपकी आस्था है, श्रद्धा है, प्रेम है, सहृदयता के गुण हैं, वो शिक्षण के दौरान आते हैं और हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। व्याकरण शिक्षण को सरल व सुग्राह्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे आसान विधि की अगर हम बात करेंगे, सुग्राह्य आसानी से हम बात करें तो एक तो आगमन और निगमन दोनों विधियां होती है, लेकिन यहाँ पर सरल सुग्राह्य विधि की अगर हम बात करेंगे तो वो आगमन विधि आपकी होती है। आगमन का मतलब है सबसे पहले हम व्याकरण में उदाहरण को पढ़ें, उदाहरण के बाद में हम उदाहरणों से हम नियम क्रिएट करें, वो विधि हमारी कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। ये व्याकरण की सबसे सरल और सुग्राह्य विधि मानी जाती है। तो आपका आगमन विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर दोनों ऑप्शन में दिया है आगमन और निगमन तो आप दोनों का चुनाव कर लेते हो। वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। वार्षिक योजना आपकी जो प्रमुख रूप से एक प्रश्न बीच में छूट गया है, तो 49 की अगर मैं बात करूं तो 49 में क्या है? लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है छात्रों की वर्तनी सुधार के लिए। आपका जो लेखन कौशल है, जब कोई बच्चा लेखन कौशल करता है और लेखन कौशल में उसकी त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, उसमें सुधार करना है। तो वर्तनी में अगर सुधार करने के लिए लिखित कार्य में संशोधन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय के लिए। तो वार्षिक योजना है वो एक शिक्षक के लिए उपयोगी होती है। शिक्षक को वार्षिक है, दैनिक है, मासिक है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, ये सारी योजनाएं एक शिक्षक को तैयार करके अपना जो करिकुलम है, अपना जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाना चाहिए। ये प्रमुख रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध सार्थक होती है। गद्य शिक्षण की विधि है। गद्य शिक्षण की विधि की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कितनी विधियाँ दी गई आपको? अभिनयन विधि, अर्थबोध विधि,
खंड काव्य विधि, नाटक विधि। तो गद्य शिक्षण में जो होता है उसका आपको अर्थबोध करना होता है, ठीक है। जो एक गद्यांश है उसमें कहानी, नाटक, उपन्यास या जो रेखा चित्र, साहित्य समरण जो चीज़ें दी गई है उसका आप अर्थ क्या है उसका आप बोध कर पाओ, यही गद्य शिक्षण की एक प्रभावी विधि मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है। भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो मैंने आपको बता रखा है एक अलग वीडियो में। शुभोपली, शुभोपली मतलब सुनना, संस्कृत में उसे श्रवण कहते हैं। तो आपका श्रवण वाला पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 52 का श्रवण, फिर बोलना, फिर यानी वाचन करना, फिर पठन पढ़ना, फिर लेखन लिखना आदि, ये जो 4 क्रम है ये मनोवैज्ञानिक क्रम में माना जाता है भाषा तत्वों को सीखने के लिए। नेक्स्ट 53 की बात अगर मैं आपसे करूं तो 53 में क्या पूछा गया है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। अनुकरण, अनुकरण शब्द का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा है वो हमारा पीछा करे, एक शिक्षक क्या पढ़ा रहा है उसका वो पीछा जब करता है तो अनुकरण विधि काम में आती है। और ऐसी विधि है वो हमें प्रारंभिक स्तर पर जो अत्यधिक सिद्ध सहायक होती है अनुकरण विधि। अनुकरण शब्द की अगर मैं बात करूं तो अनुधातु और करण जो शब्द है उससे मैंने अनु आपका क्या है, उपसर्ग है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, पीछा करना। अर्थात कोई भी शिक्षक का बच्चा पीछा करता है और उससे अपनी जो भाषा सीखता है वो अनुकरण विधि कहलाती है। और ये जो आपका प्राथमिक लेवल है कक्षा 1 से 5 तक ये विधि है वो बिल्कुल प्रभावी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 में क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का हमें यहाँ से शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों को ज्ञान प्राप्ति करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये विषय में रुचि उत्पन्न करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये इसका नहीं होगा। उपचार का मतलब क्या है कि अगर कोई भी छात्र भाषा के अंदर पिछड़ चुका है तो उसका जो उपचार करके उसका निदान निकाल कर फिर उसका जो पिछड़ापन है वो दूर किया जाता है। अर्थात पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होने वाला है। 55 में क्या है, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप IMP लगा सकते हो इस क्वेश्चन पर, तो लगभग परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा था एक शॉर्ट ट्रिक शुभोपली, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा था भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम सीखने के लिए। शुभोपली, शुभो से मतलब होता है सुनना, बो से मतलब बोलना, पै से मतलब पढ़ना और ली से मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिखना। तो ये जो 4 मनोवैज्ञानिक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ऐसा ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पर। आपका जो तीसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यहाँ से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इससे संबंधित एक बात और बता देता हूँ मैं। इटली की शिक्षा शास्त्री मारिया मोंटेसरी जो खेल विधि की जनक मानी जाती है, मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा, सुनना बोलना तो सिमिलर उन्होंने रखा, सुनना बोलना तो उन्होंने सिमिलर रखा, लेकिन वो लास्ट वाले लिखना को पहले लेके आती है और थर्ड पढ़ना को वो अंत में लेके जाती है। अर्थात सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये जो क्रम है वो मारिया मोंटेसरी के अनुसार है भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है मारिया मोंटेसरी के अनुसार। उसके बाद में हम 56 की बात करें कि किस विधि में बालक आँख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग करता है। कौन सी ऐसी विधि है बालक आँख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग करता है। तो मारिया मोंटेसरी की जो विधि है खेल विधि, तो खेल विधि के दौरान बच्चा है वो आँख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग यहाँ से करता है। किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है, तो आपको प्रयोगशाला का जब नाम लिया जाता है तो आपको डाल्टन याद आ जाता होगा। डाल्टन विधि यहाँ से यहाँ होती है। 58 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि है वो कौन से
विचारक है जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। प्रोजेक्ट विधि, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रतिपादक तो यहाँ पर किल्पैट्रिक है, लेकिन ये जो वैज्ञानिक थे उसकी विचारधारा की अगर बात करूँ तो जॉन डीवी किल्पैट्रिक के जो गुरु थे उनकी विचारधारा को अनुमोदित किया था। और प्रोजेक्ट विधि का अगर आपको प्रतिपादक पूछा जाए तो प्रोजेक्ट विधि है वो किल्पैट्रिक मानी जाती है, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। व्याख्यान विधि को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि की अगर मैं बात करूं तो आगमन और निगमन विधि यहाँ पर नहीं होने वाली है और भाषा वैज्ञानिक विधि भी नहीं होने वाली है। उसके बाद में चौथे ऑप्शन की बात करूं तो प्रवचन विधि या व्याख्यान विधि एक ही होती है, जिसमें एक शिक्षक आता है, वो कक्षा में आकर अपना जो पाठ्यक्रम उसको पढ़ाना है वो एक व्याख्यान के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से वो पढ़ाता है। यह है वो उच्च स्तर की जो कक्षाएं होती है उनके लिए बड़ी लाभदायक विधि होती है। 60वां क्वेश्चन है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दल शिक्षण जापान, भारत, इटली, अमेरिका, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन जो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग है वो अमेरिका में किया गया था, आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे 31 से 60 तक, यानी हमने 30% जो भाषा फर्स्ट के रूप में हमने हिंदी चुनी थी उसके 30 प्रश्नों को मैंने व्याख्या सहित बताए हैं। अब मैं बात करता हूँ संस्कृत के जो 30 प्रश्न और है उसकी बात यहाँ पर मैं यहाँ से करने वाला हूँ। संस्कृत के जो 30 प्रश्न है उसकी बात मैं यहाँ से करूँगा। ज़्यादा मैं आपको व्याख्या नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो होने वाली व्याख्या उसको मैं करूँगा। गद्यांश दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं और उसको दिए गए 61 से 68 प्रश्नों पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं उसको हम हल करते हैं। सताम सजनानाम संगति सत्संगति कथयते, ये सजना साध्व है, पत्रिका पवित्रा आत्मना संति, तेषां संगतया मनुष्य है, सजन साधु श्रेष्ठ भवति, ये दुर्जनः सन्ति, तेषां संगतया मनुष्यो दुर्जनो भवति, पतनं विनाशं च प्राप्तोन्ति, ये सजने सह उपविशति, अतिष्ठन्ति खाद्यन्ति पिबन्ति च, ते तथैव स्वभावं धारयन्ति, मनुष्योपरि संगते महान प्रभावो भवति, यादृशे पुरुषे सह स निवसन्ति, तादृश्य एवं स भवन्ति। ये जो एक पद्यांश दिया गया है उसमें हम जो 61 से 68 क्वेश्चन है उस पर हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप देखेंगे 61 क्या है, सजनानाम इति शब्दे विभक्ति अस्ति, जो सजना नाम है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस शब्द में किया गया। सजना है इति शब्दस्य संधि विच्छेद, तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद है व्यंजन संधि है सत प्लस जन। सत प्लस जन कौन सी संधि में? ये वाला जो शब्द है दूसरी है, जो व्याख्या आपकी सत प्लस जन यहाँ से हो जाता है। तब तैदा का नियम हम पढ़ते हैं, तो तैदा के बाद में अगर चय वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा आ जाता है तो उसी वर्ग का पहला और तीसरा हम कर देते हैं। आप मेरी जो व्यंजन संधि की क्लास है उसमें आप इसको पढ़ सकते हो। उपनिवसन्ति, तो उसमें कौन से जो उपसर्ग है उनका प्रयोग किया गया है? तो इस शब्द को मैं तोड़ देता हूँ, उपनि प्लस में विशन्ति। तो इस तरीके से आपको पहला उपसर्ग और 2 उपसर्ग मिलते हैं, एक आपका उप और एक आपका नि उपसर्ग। तो ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है 3 नंबर। तो 3 नंबर इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो राइट हो जाएगा। धारयन्ति शब्दे मूल धातु का अस्ति, धातु आपसे पूछी गई है तो आपको सबसे पहले धातुएं पहचाननी होती है। तो धातु की अगर मैं बात करूं तो ध्री धातु है, उसमें यह प्रत्यय जोड़ा गया है और उससे क्या बन जाता है? शब्द धार्य, धार्य शब्द बन जाता है ध्री धातु में। और अब ये शब्द आपके साथ धारयन्ति, तो आपकी जो धातु है वो है ध्री धातु है। तथैव इति शब्दे संधि अस्ति, तथैव में कौन सी संधि है? मैंने आपको गुण संधि में ये बताया था जिसके ऊपर एक मात्रा लगती है वो गुण संधि होती है, और जिसके ऊपर 2 मात्रा होती है वो आपकी वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ से आपका तथैव शब्द है वो तथा, इसका जब मैं विच्छेद करूँगा तथा के साथ में एव हमने जोड़ा
और वृद्धि संधि का नियम हमने लगाया तो यहाँ पर जो नियम है वो वृद्धि संधि का लग जाता है। वृद्धि संधि में क्या होता है थोड़ा ज़रा सा आप देख लीजिए। प्रथम शब्द के अंत में ए या आ जाए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ये 4 आ जाए, ए ऐ ओ औ। ठीक है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ए ऐ को हम ऐ में बदलेंगे, ओ औ को हम औ में बदलेंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम यहाँ से लग जाता है। तेषाम अति इति शब्दे विभक्ति अस्ति, तेषाम इति शब्दे विभक्ति अस्ति। तेषाम में कौन सी जो विभक्ति है वो आपको यहाँ से बतानी है। तो तेषाम शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति काम में ली गई है। यादृशः पुरुषः सह स निवसन्ति इति वाक्य अवयव आपको बताना है। अवयव की बात अगर हम करेंगे तो आपका जो सह शब्द है साथ आता है। साथ हिंदी की अगर मैं बात करूं साथ है वो एक संबंधवाचक अवयव शब्द है। ठीक है, ये संबंध वाला अवयव शब्द है। तो यहाँ पर आपसे अवयव पूछा गया है तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगतया इति शब्दे लिंग धारणम कुरु, संगतया में शब्दे लिंग धारणम कुरु, कौन सा लिंग धारण इसने कर रखा है? 68 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संगतया शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताया गया है। संगति से संगतयाम बनाया गया है। ओ वर्ण से उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थान वाला वीडियो भी आप मेरा देख सकते हो जिसमें आपका संस्कृत है चाहे हिंदी है, उच्चारण स्थान आपका एक जैसा ही होने वाला है। उच्चारण स्थान में तालु औ की बात करूँ ये शब्द कैसे बनता है? सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ ए आ के बाद में अगर ओ आपका होता है तो वहाँ से आपका ओ बन जाता है। आ का ए या आ का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका जो उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ है। क्या इसका? कंठोष्ठ। इस प्रकार से इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाता है? कंठोष्ठ हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन कंठोष्ठम, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। 70वें क्वेश्चन की अगर मैं बात यहाँ से करूँ आपके साथ में तो गुरु से धर्म पूछता है। इति शब्द इति हिंदी वाक्य से सम्यक संस्कृति अनुवादम अस्ति, गुरु से धर्म पूछता है। तो गुरु के लिए उपाध्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है और आपसे पूछा गया इसका तो उपाध्यायाम धर्म परिष्यन्ति, तो ये वाला जो शब्द है इसके जो संस्कृत अनुवाद है तो इस तरीके से यहाँ से आपको यहाँ संस्कृत अनुवाद यहाँ से आपको मिल जाता है। 71 की अगर बात मैं यहाँ पर करूँ, धनम खालिस्तान जीवनम व्यर्थम अस्ति, धनम बिना, चौथा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। धनम बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, धन के बिना जो जीवन है वो बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है, ये माना गया है संस्कृत विद्वान के अनुसार। नेक्स्ट, राम पुस्तकम, रामः पुस्तकम पठयन्ति, कर्तृवाच्य वाक्यस्य क्रमवाच्य रूप भवति इति, कर्तृवाच्य वाक्यस्य वाक्यम क्रमवाच्य रूप अस्ति। इस कर्तृवाच्य का जो क्रमवाच्य रूप है वो हमें पहचानना है। तो उसकी अगर हम बात करें तो रामस्य पुस्तकात् पठन्ति नहीं, रामायण, रामायण अगर रामायण की बात करेंगे तो राम ने, ठीक है, राम ने, ठीक है। तो इस तरीके से रामायण पुस्तकम पठयन्ति इसका ये क्रमवाच्य बन जाता है। रामायण जब भी लग जाता है आपको ध्यान रखना है वो वाक्य होगा, क्रमवाच्य होगा। कर्मात् क्रोधः जायते, कामात् क्रोधः जायते इति वाक्य रेखांकित पदे कारक अस्ति। कामात् में आपको कारक बताना है और उसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है तो एक नंबर है अपादान, अपादान कारक का यहाँ पर प्रयोग किया गया। रामात और कामात एक ही बात है। यहाँ से निम्नलिखित अशुद्ध संख्यावाची शब्दम अस्ति, द्वाविशम 65 अशीति 19, तो 65 जो शब्द यहाँ पर दिया गया है 74 का, तो ये आपका यहाँ से अशुद्ध आपका है, अशुद्ध संख्यावाची शब्द यहाँ से आपको मिल जाता है। तस्य नागरिकाः एकैकं रूप्यं दास्यति इति वाक्य रेखांकित अशुद्ध पद स्थाने शुद्ध शब्द निर्धात, इसके स्थान पर कोई शुद्ध शब्द आना है वो आपको नीचे दिए गए विकल्प में से छांटना है। तो हम बात करेंगे इनमें से जो आपका दास्यन्ति, तस्य नागरिकाः एकैकं रूप्यं दास्यन्ति, तो ये वाला जो है शब्द वो यहाँ से बिल्कुल लास्ट में बैठ जाएगा। गृह स्वामिनी नारी
एव भवन्ति रेखांकित कार्य रूपम अस्ति। तो गृहस्वामिनी में जो पद रेखांकित किया गया उसमें कौन सा जो क्रिया रूप है वो हमें बताना है। तो लट लकार का ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। आपका ये जो लट लकार है उसका क्या है, ये प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष के बाद में बात अगर हम करेंगे तो एक वचन वाला ये आपका भवति शब्द है, ये याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ 77 की, यदि हस्ति तदनियंत्रम यानी हस्ति न तत्कवचित इति प्रसिद्ध सूक्ति कस्य महाकाव्य अस्ति। ये जो प्रसिद्ध आपको सूक्ति दिखाई दे रही है ये किस महाकाव्य की है, तो हमें पहचान लेनी है, ये महाभारत महाकाव्य की जो आपको सूक्ति दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका एक पद्यांश आ जाता है, उस पद्यांश में हमें 78 से 85 तक क्वेश्चन है वो छांट लेने हैं। व्रत सहाय कार्यांतम शोधयानमपि गच्छन्ति शंभुभ्याम शंभुयाम बोधिम भयति महानद्या नगापगा। ये जो आपको एक श्लोक दिया गया है उसमें से आपको प्रश्न बताने हैं। 78 में आपसे क्या पूछा गया है कि नगापगा महानद्याम शंभुयम कब अभयति, तो इसमें आएगा अम्बोधिम कब अभयति, अम्बोधिम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से ये वाला जो है वो यहाँ से आपको पहचान लेना है। शंभुय इति पदे प्रत्यय अस्ति, प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पर सम प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ये तो उपसर्ग है आपका, एक आपको यत लयप और कत्वा ये तीन आपको प्रत्यय दिए गए हैं, उनमें से आपको प्रत्यय छांटना है। तो आपका जो लयप प्रत्यय है, लयप प्रत्यय उसमें से यह शेष बचता है, तो आपका इस शब्द में शंभुयम में लयप प्रत्यय माना गया। नगापगा इति शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। नगापगा शब्द की अगर संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो नग प्लस अपगा, और इनको यहाँ से ए और ए को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का नियम है, यहाँ से लग जाता है। उपयुक्त पद्यांश से कै अलंकारम अस्ति, उपयुक्त पद में अलंकार कै अलंकारम अस्ति। उपमा रूपम उत्प्रेक्षा, ऊपर जो पद दिया गया उसमें कौन सा अलंकार है, थोड़ा सा हमें पद को देखना होगा उसमें कौन से पद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अर्थ अंतर न्यास उपन्यास यहाँ पर दिया गया है। उपयुक्त पद्यांश में कै छंद अस्ति, उपयुक्त पद है वो उसमें छंद की बात करूँगा तो अनुष्टुपम छंद यहाँ से दिया गया है, तो आप थोड़ा सा अनुष्टुप छंद और के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हो। वृत्त सहाय इति पदे कै समास अस्ति, वृत्त सहाय में कौन सा समास यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो अभिभाव समास है, और दूसरे ऑप्शन की बात करूँगा तो मैं आपका कौन सा है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, लेकिन वृत्त सहाय में जो आपका है वो तत्पुरुष समास यहाँ से माना जाता है। पठन कौशलम छात्रे तदा गृह्यन्ति यदा, तो पठन कौशल गृह्यन्ति अर्थग्रहण अनुसरण पठ्यन्ते स्वेंगम पठन उपयन्ति उच्चे पठ्यन्ते। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें अर्थ ग्रहण पुरुषश्रम पठ्यन्ते, पठन कौशल है उसमें हम अर्थ ग्रहण के लिए हम पाठ को पढ़ते हैं। छात्रम केंद्रितम शिक्षा कक्षायो स्वरूपे किमम, छात्र केंद्रित जो शिक्षक कक्षाया स्वरूप किम है उसकी अगर बात हम करेंगे तो 85 नंबर जो आपका 85 आपका ऑप्शन है उसके लिए हम बात करेंगे छात्र केंद्रित शिक्षक कक्षाया शिक्षा कक्षाया स्वरूपम किम, तो क्रियाकलाप वैविध्यम, ये जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाने वाला है। 86 लय बलाघात स्वरस्य कस्य गुणाः, लय और बलाघात की बात अगर करेंगे तो स्वदित्र भाषायाम संभाषणम भाषायाम, अगर हम भाषण देते हैं तो इसमें भाषा आपका लय और बलाघात हम कभी शब्दों पर जोर लगाते हैं तो कभी उसको हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे वाक्य कौशलम इति अस्य सायन समयम वर्ध्यते,
तो 87 की अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो लिखित भाषायाम अभिनयो गोष्ठी चिंतनाम च समृद्ध वाचनम सामग्री, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर स्थानापति सारणी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। वाक्य कोशनम इति अस्य सायन सम्यक वर्ध्यते, तो स्थानापत्ति सारणी ही चौथा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होने वाला है। शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानेन परिष्करणेन कार्यान्वित कृत है। तो 88 में जो क्वेश्चन की बात करूँगा तो उसमें संविधानस्य षडशीते में प्रकरण 86वां जो संविधान है शिक्षा का, उसमें ये जोड़ा गया है। छात्रे क्रेता सर्वे भाषा दोषा अध्यापके नेव शोधनीय यतः। जो 89 की अगर बात करूँगा तो प्रायो दोषा भाषाबोधनम सूचयन्ति, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ी सी संस्कृत मुझे टफ लग रही है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर संस्कृत नहीं है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संख्यम यतत् सूच्यते। 90वां क्वेश्चन है, उसके लिए हम बात करेंगे तो ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संभव यतत् सूच्यते। इस तरीके से हमने यहाँ से 61 यानी 90 क्वेश्चन तक हमने 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, वो संस्कृत जिसने भाषा सेकंड के रूप में चुनी। अब तक हम 90 क्वेश्चनों का हम अध्ययन कर चुके हैं, बाकी हम 60 क्वेश्चन हैं वो अभी एसएसटी के पढ़ने वाले हैं। 90 और 60 हम जब पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर हम 150 क्वेश्चनों पर हमारी चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो पहला प्रश्न है हमारा एसएसटी का, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? तो कालीबंगा हमें पता ही है, हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा है वो स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक तो है पहला व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे सिंधु घाटी लोग के सभ्यता हैं उसके लोग। उसके बाद में 93 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें वैदिक काल के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन आपको है जौ की खेती, गेहूं की खेती, चावल की खेती और तंबाकू खेती। 4 ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जो तंबाकू की खेती थी उसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं होता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सांची के स्तूप किसने बनाया था? ये तो क्वेश्चन बड़ा ही व्यवहारिक सा क्वेश्चन है। सांची का स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से थे वो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे अशोक है, चंद्रगुप्त है, गौतम बुद्ध है, खरगोन है। तो सांची का जो स्तूप है वो महान अशोक ने बनवाया था। वह शासक कौन था? 95 में क्या है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? तो ऐसा शासक बताना है जो गद्दी पर बैठने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की मृत्यु करता है, और वो पिता कौन होते हैं? बिंदुसार होते हैं। तो बिंदुसार का जो पुत्र था वो कौन था? अजात शत्रु था, जिसने अपने पिता की मृत्यु कर उनको मार कर राजगद्दी पर बैठा था। 96 की अगर बात करूं मैं, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश के लिए क्या प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिका कर, साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो हमें जो गुप्त राजवंश का प्रसिद्ध था वो था कला एवं स्थापत्य कला। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे
अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं हड़प्पा काल, मौर्य काल, बुद्ध काल, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है। अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किस के समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन में दे रखा है, अशोक, पुष्पमित्र, कनिष्क। तो चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था? तो हम इसकी बात करें तो जो चंद्रगुप्त हमारा सेकंड था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फायान भारत आया था, चीनी यात्री फायान। ये क्वेश्चन है ना, लगभग इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चनों पर बड़ा फोकस करना है। एसएसटी में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता की बात करेंगे तो जयदेव है वो गीत गोविंद के रचयिता माने जाते हैं। और अब देखिए संप्रदाय से संबंधित एक प्रश्न आ चुका है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु है वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु का याद रखना है, चैतन्य संप्रदाय भी माना जाता है इसका दूसरा नाम, और यहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय भी इसका दूसरा नाम माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑप्शन में है मोइनुद्दीन चिश्ती है, बाबा फरीद है, सैयद मोहम्मद है, सहमालम बुखारी है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो ये मानते थे कि भक्ति है वो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा कि भारत में चिश्ती का सिलसिला किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही जो चिश्ती सिलसिला है उसको स्थापित किया था। राव चंद्रसेन तथा अकबर की भेंट कहाँ हुई थी? राव चंद्रसेन तथा अकबर की भेंट कहाँ थी? अजमेर, जोधपुर, नागौर और मेड़ता सिटी। राव चंद्रसेन और अकबर दोनों की जो भेंट हुई थी वो नागौर में हुई थी, ये हमें याद रखना है। मेड़ता में नहीं हुई थी, नागौर में हुई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल, अकबर, बीरबल, बिहारीमल। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का जिसका दायित्व था वो राजा टोडरमल जी के पास था। राजा टोडरमल जी के पास ये जो दायित्व था वो यहाँ से आपको याद रखना है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल के जब हम पढ़कर आते हैं तो मुगल काल की जो हमें राजभाषा प्राप्त होती है वो होती है फारसी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मुगल काल की जो राजभाषा है वो कौन सी है? फारसी है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इस पे भी IMP लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो किस युद्ध का जो परिणाम आया था? तो वहाँ पर जो मुगल राज्य की नींव है वो रख दी गई थी। तो यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं, एक तो प्लासी का युद्ध दिया गया है और उसके बाद में आपका दिया गया है तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का तो युद्ध आपका ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है क्योंकि ये तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। उस टाइम तो अपने बात करेंगे तो मुगल का विस्तार हो चुका था। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन रहता है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध और तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो आपका 106 का जो हो जाता है वो पानीपत का जो युद्ध है वो लड़ा गया था, उस समय के बाद में नींव रखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, तो वह किसके बीच हुई थी? 1853 में जो टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई थी, ये हमें बताना है। बम्बई और ठाणे के बीच, तो बम्बई और ठाणे का जो 1853 की बात आती है तो वो रेल व्यवस्था है वो शुरू की गई थी, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ से कट जाता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कलकत्ता और मद्रास के बीच, यहाँ भी नहीं हुई थी। बम्बई और आगरा के बीच, यहाँ भी नहीं हुई थी। तो कब हुई थी जो टेलीग्राफ लाइन है लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइनें शुरू की थी। वह किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी। 108 नंबर क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस तरीके के क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें गवर्नर जनरल वगैरह जो छावनियाँ थी उन छावनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनसे क्वेश्चन एक आधा बनता है। तो आपको 1857 का गवर्नर जनरल जी आपसे पूछा गया है, तो आपको गवर्नर जनरल बताना है। यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन था? तो यह जी था आपका लॉर्ड, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी दे रखा है, लॉर्ड विलियम वेंटिक दे रखा है, लॉर्ड लिटन दे रखा है और लॉर्ड कैनिंग। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट है। लॉर्ड जो कैनिंग है वो आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर एक क्वेश्चन और है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा? 1857 के विद्रोह हुआ था, उसकी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो महत्वपूर्ण तत्व है ये 1857 विद्रोह का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद DRP स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20, 4 ऑप्शन यहाँ से दिए गए हैं। प्रश्न आपका क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो हम बात करें भारतीय संविधान के संवैधानिक अनुच्छेदों का उपचारों का, तो उसमें आता है 32वां अनुच्छेद है वो है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया था? संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर उनको सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ से आपका स्वर्ण सिंह समिति है, केशवानंद समिति है, AC मेहता समिति है, गोकलनाथ समिति है। तो जो समिति थी जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे वो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से आपको याद रख लेना है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? तो नागरिकता प्राप्त करनी है, आवेदन करने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को जो भारत का निवासी है या भारत का निवास करता होना चाहिए 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। तो यहाँ से आपको पहचानना है, अगर कोई व्यक्ति है वो 10 वर्ष तक लगातार निवास कर लेता है और अगर उसको नागरिकता चाहिए तो वो कम से कम 10 वर्ष निवास किया होना चाहिए, उस पर बाद में वो क्या कर सकता है? आवेदन यहाँ से कर सकता है। भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो आपको 114 का जो उत्तर देना है वो देखिए, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है या कोई नहीं? तो मूल अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है।
उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में हमारी जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, भारत का मुख्य सचिव। कार्यपालिका अध्यक्ष हमें पूछा है तो राष्ट्रपति होता है, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी का भी अध्यक्ष नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। 10+2 12 व्यक्ति है वो मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या की अगर बात करूँगा तो मैं 552 होनी चाहिए। ये बात आपको याद रख लेनी है, 552 होनी चाहिए। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम यहाँ से पूछा गया है, 552 होनी चाहिए। भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया, जल्दी से आप बताइए। 72वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया। ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 1 वर्ष। तो यहाँ से 118 में पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रखा गया है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर के से लिया गया है, तो 82.5 है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, तो उत्तर और दक्षिण तो यहाँ पर दोनों ही कट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये पहचानना है कि पूर्व है या पश्चिम है, उन दोनों में हमें फ़र्क करना है। लेकिन हमारी जो देशांतर रेखा है वो हमारी पूर्व में स्थित है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व में स्थित है, जिसको हम मानक रेखा, समय रेखा भी कहते हैं। वह कौन सा द्वीप है जो एक भी वह कौन सा द्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है, महाद्वीप है, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जियो से संबंधित हमारा क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसा क्वेश्चन एक पक्का आएगा। वायुमंडल की जो परतें हैं उन परतों में से आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है, बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो आपका जो क्षोभ मंडल है उसमें जाकर बादलों का निर्माण होता है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवनें क्या कहलाती है। एक की जो आपकी पवनें हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। पूरे वर्ष भर में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं वो सनातनी पवनें कहलाती है। ठीक है, निम्न में से कौन कायंत्रित सेल है, संगमरमर, ग्रेनाइट, चुनाशम, कोयला। तो 123 में आपसे क्या पूछा गया है, कायंत्रित सेल पूछी गई है। तो संगमरमर क्या है, आपकी कायंत्रित सेल है। भाखला नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखला नागल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो भाखला नागल परियोजना है वो एक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतलकाल में वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ से, ये बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ही लिया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीतकाल में या शीतलकाल में या सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है उत्तरी मैदानों में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, आपको याद रखना है। 126 में क्या पूछा गया, देखिए, भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है,
तो भारत में अदरक का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। तो झारखंड राज्य में अदरक सबसे ज़्यादा होता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में। जूट उद्योग में भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो जूट उद्योग में लोग हैं वो कार्यरत हैं। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है? राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र है वो रेगिस्तान है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्षमा चाहूँगा मैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है वो यहाँ से हमारे से छूट चुका है। तो हम देखेंगे कि 127 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो जो कपड़ा उद्योग है उस कपड़ा उद्योग में लोग सबसे ज़्यादा कार्यरत है। जूट उद्योग यहाँ से गलत है। ठीक है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है वो रेगिस्तान है। तो 2/3 क्षेत्रफल है वो क्या है आपका? रेगिस्तान है। देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का, गेहूं, सरसों, बाजरा। तो आपको ये नहीं समझना है कि गेहूं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है? बाजरा होता है। ये हमें ध्यान रखना है। बाजरे की जो फसल है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है। राजस्थान में किस शहर में परमाणु ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है? तो ऑप्शन में है कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अलवर। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर है कोटा, जोधपुर, अलवर, बीकानेर। तो आपका कोटा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद में राजस्थान राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन भूमि है 7.8%, 7.5%, 6.5%, 4.2%। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है? राजस्थान राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन भूमि है। वन भूमि की बात करेंगे तो यहाँ से 7.8 जो क्षेत्रफल है उसमें प्रतिवेदित वन भूमि है। उसके बाद में हम बात करें तो सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जालौर का किला, जोधपुर का किला, जयपुर का किला, जैसलमेर का किला। ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है सुवर्णगिरी जो है वो जालौर का जो किला है उसको सुवर्णगिरी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, श्री तेजा जी का पशु मेला कहाँ भरता है? तो पर्वतसर में तेजा जी का जो पशु मेला है वो भरता है पर्वतसर में। ठीक है। पशु मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर में भरता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा 134 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मैंने इन क्वेश्चनों से आपको परिचित करवाया था। पहली जो छावनी थी वो नसीराबाद थी और नसीराबाद में ही जाकर आपकी क्रांति की क्या होती है? शुरुआत होती है। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? तो मूसी रानी की छतरी आपको पता ही होगा अलवर में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके, वो आपको परीक्षा पास करवाएंगे, महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं कि आप ऊपर के क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें। राजस्थान में बड़े तीज कब मनाए जाते हैं? तो इस तरीके का एक आधा त्यौहार भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो राजस्थान में जो बड़ी तीज है वो बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बैसाख में आती है और शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस तृतीया को यहाँ पर इधर भी तृतीय दे रखा है, इधर भी तृतीय दे रखा है। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जो भाई बहन अभी इनसे परिचित नहीं है। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अगर बात करूंगा तो हम जैसे कहते हैं ना कि अंधेरी लग गई, ठीक है, अंधेरी लग जाती है, उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष का मतलब है कि चानन पंख होता है, जो चांदनी रात होती है वो शुक्ल पक्ष वाली होती है। तो बैसाख शुक्ल तृतीया राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। 137 नंबर क्वेश्चन में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये आपको याद रख लेना है।
काम के बदले अनाज की जो शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 2004 में। काम के बदले अनाज की शुरुआत हुई थी 2004 में आपकी हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन पर वापस लेके जाता हूँ। 136 राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? ठीक है, तो वैशाख शुक्ला को नहीं बनाई जाती है। ये थोड़ा सा मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया को राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, ये आपको यहाँ से याद रख लेना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2004 में आपके अनाज के बदले कार्यक्रम। जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि जो जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ है वो 0 से 6 वर्ष बच्चों की सुरक्षा है, नहीं। स्त्री पुरुष के समभाव उत्पन्न करना है। स्त्री और पुरुष में समभाव, एक समानता का भाव उत्पन्न करना जेंडर संवेदनशीलता होती है। उसके बाद में गाँवों में विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। गाँवों में विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अगर बात करेंगे तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, सड़क व यातायात सुविधा, बिजली पानी की सुविधा। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज का नाम आते ही आप वो राजा राम मोहन राय की बात करते हो। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी, ये याद आपको रख लेना है। प्राचीन काल में भारत के कितने जनपद थे? 16 जनपद थे, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्राचीन काल में भारत में 16 जनपद थे। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन, अभी हम कुछ शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन करते हैं? समाज संबंधी इसका भी किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन ये भी किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा ये भी दी जाती है। और उपरोक्त सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन भी यहाँ से किया जाता है। इतिहास कक्ष में निम्न में से किस सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए? तो रेडियो व ग्राफ, टेलीविज़न में मानचित्र और ग्लोब। इतिहास कक्ष में किस सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए? तो यहाँ से इतिहास में रेडियो व ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में ग्राफ में बात करेंगे तो हम रेडियो और टेलीविज़न, क्योंकि रेडियो टेलीविज़न से संबंधित हम इतिहास कक्ष में हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को हम दिखा सकेंगे। तो ग्लोब की बात करूँगा तो हम जियो वाला पार्ट पढ़ते हैं, जियोग्राफी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या, तो छात्रों में बौद्धिक योग्यता की कमी, ठीक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में छात्रों की बौद्धिक योग्यता में कमी, छात्रों की बौद्धिक योग्यता जागरूकता की कमी, शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण न होना, उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका है ब्रह्म समाज की स्थापना, ये हो चुका है हमारा। 145 की बात मैं यहाँ से करूँ। वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या। वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या व्यवहारिक शिक्षा का अभाव, शिक्षण में सैद्धांतिकता का अभाव, दार्शनिक तथ्यों का अभाव, मनोवैज्ञानिक व परीक्षा प्रधान है। तो जो हमें पाठ्यक्रम में जो समस्या आती है सबसे बड़ी वो है व्यवहारिक शिक्षा का अभाव यहाँ से होता है। निम्न में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुभाविक साक्ष्य हैं ये सभी। मंदिर, स्मारक, अस्पताल, ये सभी।
ठीक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में अनुभाविक साक्ष्य हैं, तो ये सभी हैं वो अनुभाविक साक्ष्य यहाँ से माने जाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस से मनाया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रयुक्त है। तुलनात्मक अगर हमें अध्ययन करना है तो वो 148 रह जाता है यहाँ से। निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री, ठीक है, एक होती है दृश्य सामग्री, एक होती है श्रव्य सामग्री और एक होती है दृश्य सामग्री। तो आपसे पूछा गया श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री जिसमें दिखाई दे और इसमें है जिसमें सुनाई दे। मॉडल है वो दिखाई देता है, टेलीविज़न दिखाई देता है, लेकिन आपका जो टेप रिकॉर्डर है उसमें केवल सुनाई देता है। तो आपसे दृश्य सामग्री पूछी गई है, तो टेप रिकॉर्डर है वो दृश्य सामग्री है। तुलनात्मक अध्ययन किसके लिए प्रयुक्त है? ग्राफ, चित्र, मानचित्र, ये सभी है वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और उपयुक्त होते हैं। सामुदायिक स्रोत है संग्रहालय व चिड़ियाघर, सार्वजनिक पुस्तकालय, पंचायत घर व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उपरोक्त सभी। सामुदायिक स्रोत हमारे कौन से हैं? सभी ऑप्शन है वो सामुदायिक हैं। संग्रहालय व चिड़ियाघर, सार्वजनिक पुस्तकालय, पंचायत व डाकघर, सभी जो आपके सामुदायिक हैं सार्वजनिक हैं। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन बिल्कुल चौथा राइट हो जाता है, बिल्कुल चौथा यहाँ से राइट हो जाता है। चार्ज लगा दूंगा बेटा जा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चनों की यहाँ से बात कर ली। 150 क्वेश्चन एक बार पुनः बता देता हूँ। CDP के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन और आपके संस्कृत के 30 क्वेश्चन और SST के 60 क्वेश्चन, कुल मिलाकर हम 150 क्वेश्चनों की बात हमें कर चुके हैं। तो इसके साथ ही हमने ये 150 क्वेश्चनों की बात की है। वो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बताओगे। अगर आपका अच्छा सहयोग रहा, अच्छा आपका प्यार मुझे इस यूट्यूब चैनल पर बना रहा, तो मैं और भी प्रैक्टिस सेट पर डे एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।